न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ईडी की हिरासत से दिए गए केजरीवाल के आदेश को बीजेपी ने बताया फर्जी। मुख्यमंत्री कार्यालय को हाईजैक करने और असंवैधानिक तरीके से संचालित करने का लगाया आरोप। पानी की किल्लत को दूर करने को लेकर जारी किया था आदेश। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक, कहा भ्रष्टाचार की होली जलाना आवश्यक। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली। पीएम मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी पर भाजपा ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। पूछा कब तक बिकेगी मोहब्बत की दुकान से नफरत की सामान। कहा यूपीए का नाम बदला पर आचरण नहीं। बिहार में जदयू ने जारी की अपने सभी 16 उम्मीदवारों की सूची। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच। कांग्रेस के बाद माले में भी नाराजगी की खबर। भाजपा का तंज, कहा परिवार से बचेगा तभी लालू गठबंधन सहयोगियों को देंगे टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बीएसपी की 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया। विदेश मंत्री का सिंगापुर दौरा, भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा रूस और भारत ने एक दूसरे के हितों का रखा विशेष ख्याल। रूस के चीन के करीब जाने के धारणा को किया खारिज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सशस्त्र बलों के साथ मनाई होली। जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा रंगों का पर्व मनाने परिवार के बीच आया हूं। होलिका दहन के साथ ही शुरू हुआ रंगोत्सव। रामलला के विराजने के बाद इस बार अयोध्या में दिव्य और भव्य होली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। और शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हवालात से ही सरकारी आदेश जारी कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए पानी के टैंकर उपलब्ध कराने को कहा है। और इस सब के बीच बीजेपी ने सवाल उठाया है कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल कैसे पत्र लिख सकते हैं। बीजेपी ने केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में गए केजरीवाल को लेकर रविवार को भी सियासत गर्म रही। रविवार को केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से पहला सरकारी आदेश जारी किया जो जल विभाग से जुड़ा है। यानी नैतिकता की दुहाई देने वाले केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए भी सरकार का कामकाज देख रहे हैं। इस बारे में दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी साझा की। उन्होंने जल विभाग के लिए केजरीवाल द्वारा भेजे गए नोट को पढ़ा। केजरीवाल ने नोट लिखकर जल मंत्री आतिशी को पानी और सीवर की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश देने के लिए कहा है। केजरीवाल के
जेल में रहते हुए दिए गए इस आदेश के बाद विवाद और भी बढ़ गया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की। हम तब भी कहते थे अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, और आज ईडी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, और शराब घोटाले के किंगपिन आज जेल में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले, उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए, और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं। इस बीच बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाया है कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल कैसे पत्र लिख सकते हैं। उन्होंने पत्र लिखने वाले, साइन करने वाले और ड्राफ्ट करने वाले समेत इस पत्र से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की मांग की है। साथ ही भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भी कहा है कि मुजरिम के तौर पर केजरीवाल की स्क्रिप्ट को सुनने वाला अब कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की एब्सेंस में, चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में ये दफ्तर किसने इस्तेमाल किया? ऑफिशियल लेटर जिस पे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये किसने इशू की? ये लेटर ड्राफ्ट करने की हिदायत किसने दी? ये लेटर ड्राफ्ट किसने की? ये लेटर टाइप किसने की? और ये लेटर इशू किसने की? किस पर्पज से की? ये सारी बातें जो हैं ये बहुत इंक्वायरी का और क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। केजरीवाल की तरफ से लिखी गई चिट्ठी पर सियासत के बीच ही दिल्ली में इंडी गठबंधन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्ष में आक्रोश है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच जहां कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आज से 2 साल पहले शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यही नहीं, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कई बार वीडियो बनाकर खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल की पोल भी खोल चुके हैं। ऐसे ही एक वीडियो में देखिए संदीप कैसे केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सारे फ्लाईओवरों में जहां इसने कहा कि मैंने 500 करोड़ बताए थे, पता यह चलता है कि 400-500 करोड़ ज्यादा खर्च ये कर गया, और सब में पैसा अगर किसी ने बचाया तो शीला दीक्षित की सरकार ने बचाया। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाती रही है, लेकिन आज वोट और गठबंधन की राजनीति के कारण कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्रेडिट लेने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हम इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और जो हमारा आज का विशेष है वो यही है, शराब घोटाले के दलदल में फंसे केजरीवाल। जी हां, आज का विशेष, न्यूज नाइट विशेष, शराब घोटाले के दलदल में फंसे केजरीवाल। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे साथ विष्णु पाठक जी हैं जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम दोनों ही नेताओं से इस पर बातचीत करेंगे। शुरुआत विष्णु पाठक जी आप ही से। ये जो गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से, पाठक जी, ये ऑल टुगेदर मामला दूसरा है, लेकिन सवाल ये कि एक मुख्यमंत्री जिसको कि इसी भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या आपको लगता है कि यह उचित है कि एक मुख्यमंत्री जेल से सीएम ऑफिस को चलाए? आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को जेल में डाली है। मुख्यमंत्री को घोटाले की वजह से नहीं गए हैं, मुख्यमंत्री इस वजह से गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लूट खसोट का हिस्सा नहीं बने और उसका विरोध करते हैं, मुखर विरोध करते हैं, और दिल्ली की जनता और देश की आम जनता की आवाज उठाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने खास करके तमाम विपक्षी नेताओं को, और उसमें केजरीवाल जी हैं हमारे, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी गए, उससे पहले संजय सिंह जी गए, इन सबका कोई दोष नहीं है, कोई घोटाला नहीं। घोटाला जो किया, आप गवाह कौन है? शरद रेड्डी,
शरद रेड्डी ने पहले बार उसको पकड़ा गया। मेरा सवाल पाठक जी कुछ और है, नहीं मिले। मेरा सवाल पाठक जी कुछ और है। अरे सवाल यही है सर, सवाल को जवाब सुनिए ना। सवाल तो आप सवाल तो यही है, सवाल ये घोटाला हम कहते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी कहती है घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और मोदी दिल्ली में जो मैं उस मसले पे जा नहीं रहा हूं पाठक जी। मेरा यह सवाल है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर को ईडी गिरफ्तार करके ले गई है, ईडी की हिरासत में कोई मुख्यमंत्री है, ABCD कोई भी हो, क्या यह आपको सही लगता है संवैधानिक तौर पे, नैतिक तौर पे, कि एक व्यक्ति जो कि जेल में है, ईडी की हिरासत में है, वो वहां से अपने आप को सीएम ऑफिस चलाए, सीएम दफ्तर चलाए? क्या ये सीएम के ऑफिस का और जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं है? दिल्ली की जनता के साथ कोई विश्वासघात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रैप में देखा कि जब गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के लोगों की सहानुभूति और बढ़ गई है केजरीवाल जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने काम किया है दिल्ली के लोगों के लिए, तब इस तरह का प्रोपगंडा, ये नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ जी, उसको किसने राइट दिया? उन्होंने मुख्यमंत्री पद की ओथ ली। और दिल्ली की सबसे बड़ी बात है कि पाठक जी अभी कुछ दिन पहले ही सुनिए, चुनाव जिता करके भेजा। सुनिए पाठक जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने रांची में देखा, झारखंड में देखा, हेमंत सोरेन ने जब ईडी उनको गिरफ्तार करने गए, उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को भी पहले इस्तीफा देना चाहिए था? नहीं, दिल्ली में रेफरेंडम किया गया, दिल्ली के लोगों से पूछा गया कि क्या हमें दिल्ली जेल में अगर बीजेपी सरकार भेजेगी तो क्या हमें जेल में जाकर के भी मुख्यमंत्री बने? दिल्ली की 90% जनता ने कहा कि बिल्कुल आप जो है जेल से भी अपशासन चला सकते हैं। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कोई अडानी अंबानी की सरकार नहीं है कि जैसे कहेंगे वैसे होगा, इस तरह की कोई बातें नहीं है। आपने जेल में डाल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, फांसी चढ़ा दीजिए ना। ठीक है, आपने तो एक नेता को जितना ये कानूनी नहीं, आप बार बार बीजेपी कह रहे हैं, मेरा कहना है कि ये कानून के तहत सारी चीजें हो रही हैं पाठक जी, कानून के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक बात बताइए, एक PMLA कानून का क्या मतलब है? आप कोई नेता निर्दोष, कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए और इनको अगर बंद कर दिया जाएगा तो क्या अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं? सरकारी मशीनरी जांच करती है, कोर्ट में इन्होंने पूरक चार्जशीट दायर करते हैं। अगर दोषी है तो चार्जशीट, एक साल से लोग बंद है, चार्जशीट क्यों नहीं दायर किया? चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई पाठक जी। हम अब यासिर जी के पास चलेंगे। यासिर जी, ये जो कह रहे हैं इन पे आपकी प्रतिक्रिया, और जैसा कि पूरे मीडिया में और खासकर जो आम लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो संवैधानिक तौर पे सीएम का एक पोस्ट होता है, एक ऑफिस होता है, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा होती है, नैतिकता होती है। आप उस पूरे ऑफिस को ही आप जेल में ले गए, इसका मतलब कि जैसे कि आज भी वहां से ऑर्डर जारी किया गया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो कौन है जिन्होंने चिट्ठी लिखा, कैसे लिख दिया गया वो चिट्ठी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अभी बोल रहे थे, ये बिल्कुल अनर्गल, इनके पास कुतर्क था, कोई तर्क नहीं था। सब लोग जानते हैं कि 22 नवंबर से लेके 21 मार्च तक 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए। सम्मन का सम्मान नहीं किया। सम्मन को इन्होंने, ईडी के सम्मन को ये समझा कि जिस तरीके से जनता को इन्होंने अब तक धोखा दिया है, ये भारत की एजेंसी को भी धोखा दे देंगे और ये बच जाएंगे। और उसके बाद विक्टिम बन के अब अपने आप को सहानुभूति लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें इन लोगों के नेता, इनके कार्यकर्ता और इनके प्रवक्ता कुछ भी बोल रहे हैं। आज जो कृत्य हुआ है वो कानूनी तौर पे इल्लीगल है, जनता से विश्वासघात है, और जिन लोगों में ने इसमें जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ आने वाले समय में लीगल कार्रवाई होगी। क्योंकि जो लीगल पहलू है उसमें यह सवाल बनता है कि एक आदमी जब जेल के अंदर है, जेल मैनुअल की जो पूरी प्रोसेसिंग है उसके अंदर क्या, किसने उनके पास जाके उनके संदेश को लिखा, कौन गया था, कैसे ये बात आई, ये पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अपना जो विश्वास है जनता के प्रति तो इन्होंने खो ही दिया, और अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इनको दबाव बना रहे हैं, उनके दबाव से ईडी काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? आप बताइए, पूरी की पूरी जो साउथ की लॉबी है जिसमें मनी ट्रेल का सारा एक एक चीज उजागर हुआ है, किस तरीके से के कविता से लेके तमाम लोगों के बयान सामने आए हैं। गोवा में जिनको इन्होंने टिकट दिया था उन्होंने किस तरीके से कहा कि उन्हें पैसा मिला, और 70 से लेके 100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात गोवा के चुनाव में सामने आती है।
के कविता ने जो बयान दिया है वो बयान है। और आप इतने सच्चे होते, आप इतने दूध के धुले हुए होते तो आपको बेल मिल जाती कोर्ट से। आपने 9 सम्मन को इंतजार किया। सुन लीजिए, चैनल पे बैठ के, अरे सुनिए, बिल्कुल आप झूठ कह रहे हैं। अरे सुनिए तो भैया, कुछ आप पीएमएलए की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपको मालूम है सेक्शन 19 पूछताछ कर सकता है। सेक्शन 15 सबका जो 2 क्लॉज है उसमें हम किसी से पूछताछ कर सकते हैं। मैं सभी को रोकना चाहूंगा, अब सीधे रुक करेंगे बीजेपी मुख्यालय का। आप देख सकते हैं यहां पे कुछ बड़े चेहरे जो है वो बीजेपी, इस पर आप देख सकते हैं नवीन जिंदल को आप देख सकते हैं इस वक्त। नवीन जिंदल बीजेपी की उन्होंने सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। ये सीधी तस्वीरें भाजपा मुख्यालय से। और तो लगातार जो भाजपा का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और इस सब के बीच बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल होते हुए नवीन जिंदल, कांग्रेस के कद्दावर नेता नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल। विनोद तावड़े जी से कि इस मौके पर चंद अल्फाज वो अपने आप कहें। नमस्कार। जैसे मैंने सुबह कहा कि एयर चीफ मार्शल आए, फिर तमिलनाडु में इंडियन एग्जीक्यूटिव सर्विस में काफी लंबे समय काम किए हुए राव साहब ने प्रवेश किया। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक राजनीतिक नेता ऐसे नवीन जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज ज्वाइन किया है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर के द्वारा कांग्रेस पार्टी का अपना इस्तीफा भी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं को भेजा है। और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में। तो नवीन जिंदल कांग्रेस के बड़े नेता और उन्होंने आधिकारिक तौर पर अब से कुछ देर पहले आपने देखा इन तस्वीरों में वो बीजेपी की सदस्यता वो ग्रहण कर लिए हैं। उद्योगपति और कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके नवीन जिंदल अब बीजेपी में शामिल हो गए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। तो जैसे हमने आपको बताया कि नवीन जिंदल कांग्रेस के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस खबर पर लगातार बने हुए हैं बीजेपी ऑफिस से, हेडक्वार्टर से। राजेश, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका और बीजेपी के लिए हम देखते हैं कि लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, निश्चित तौर पर असीम मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और नवीन जिंदल उद्योगपति रहे हैं और खासकर 2 बार कुरुक्षेत्र सांसद भी रहे और उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हम कह सकते हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, सराहना जरूर की जानी चाहिए। बीजेपी के कांग्रेस के कद्दावर नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। ये 2004 से 2014 तक 2 बार कुरुक्षेत्र के सांसद रहे हैं और
उम्मीद की जा रही है कि कुरुक्षेत्र के सांसद के तौर पर इन्होंने बहुत सारा काम किया। और जो तिरंगा आप देखते हैं कि तिरंगा जो जगह जगह लहराए हुए दिखाई पड़ते हैं, उस तिरंगे उनको सब जगह लहराने का जो श्रेय है वो नवीन जिंदल को जाता है। नवीन जिंदल जो है बहुत व्यापक तौर पर काम करते रहे हैं, व्यापक तौर पर काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो और कांग्रेस के वो दिग्गज नेता भी रह चुके हैं, अब वो आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि किस तरह से शराब घोटाले के दलदल में अरविंद केजरीवाल लगातार फंसते जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनंत जी, ये सारी चीज आप देख रहे हैं, लेकिन मेरा जो आज का सवाल वो यही है कि जो सीएम ऑफिस, सीएम का पोस्ट, सीएम ऑफिस, इसकी एक महत्ता होती है संवैधानिक तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी। अरविंद केजरीवाल ईडी के हिरासत में हैं, वहां से वो फाइलें साइन कर रहे हैं, वहां से आज जल विभाग को लेकर कुछ आदेश जारी किए गए। बीजेपी का कहना है कि ये अनैतिक है, इलीगल है, असंवैधानिक है। आपकी प्रतिक्रिया? बीजेपी का क्या कहना है, बीजेपी अपनी बात और अपने तर्क अपने साथ रखेगी, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है असीम जी की जेल से सरकार चलाना मुझे लगता है कि एक संवैधानिक संकट की ओर कदम बढ़ाना है। आप देखिए, आज अगर केजरीवाल जी ने जिस आदेश की बात हो रही है, अगर उसके बारे में आप विचार करें तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि केजरीवाल जी ने उस आदेश को देखा कैसे। उन्होंने तो सीधा जो उनके पास लेके आई उनकी पत्नी या उनके सचिव जो भी लेके आए, जिनको भी मिलने की परमिशन अदालत से है, और उन्होंने उस पर साइन किया, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन मुख्यमंत्री के हाथ से या उनकी कलम से किया हुआ देखा प्रतीत नहीं होता। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि जो सरकार चलाने के लिए जिस प्रकार के स्वतंत्रता की आवश्यकता एक चुने हुए मुख्यमंत्री को होती है, वो इस वक्त उनके एक घोटाले में ईडी की कस्टडी में होने के घोटाले के आरोप में ईडी की कस्टडी में होने के कारण वो स्वतंत्रता उनकी बाधित हो गई है। तो यहाँ जो संविधान सम्मत निर्णय लेने का अधिकार है, इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं चीफ मिनिस्टर अभी। तो मुझे लगता है कि ये फिट केस बनता जा रहा है। इसमें एलजी के सामने 2-3 विकल्प हो जाएंगे। अब अगर ये ज्यादा बढ़ता जाएगा तो उपराज्यपाल महोदय या तो गृह मंत्रालय को ये पत्र लिखेंगे कि या तो पहले वो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक अपना नया नेता चुन ले और उससे सरकार चला ले। दूसरा विकल्प उनके पास ये होगा कि वो गृह मंत्रालय को एक अपनी रिपोर्ट सौंपे कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लिहाजा या तो सरकार को बर्खास्त किया जाए या सरकार का चयन, मतलब दूसरे चीफ मिनिस्टर का चयन किया जाए या नियुक्ति की जाए, या उपराज्यपाल या राष्ट्रपति शासन धारा 356 अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल के अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ने 356 का उपयोग नहीं किया, अनुच्छेद 356 का, तो इसमें भी शायद ही 356 का उपयोग हो। लेकिन अगर इसी प्रकार जेल से कार्यक्रम चलते रहे या आदेश आते रहे तो हो सकता है, मतलब मुझे लगता है कि एलजी उपराज्यपाल महोदय अपनी एक रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे और फिर देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र का क्या निर्णय होगा। बिल्कुल। ऐसे में पाठक जी, हमने अपनी रिपोर्ट में यह भी दिखाया कि किस तरह से आज जिनके साथ आप गलबहियां कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, उन्हीं कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, और आज वो नैतिक तौर पर यह कहने के लायक नहीं है कि हम कैसे इस बात को कहें, क्योंकि शिकायत कांग्रेस की तरफ से ही ऑफिशियली दर्ज कराई गई थी आपके खिलाफ। नहीं, शरद रेड्डी कांग्रेसी है क्या? शरद रेड्डी, आप ये साजिश समझिए असीम जी, साजिश समझिए कि एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, एक व्यक्ति जो उद्योगपति है वो कहता है कि मैं केजरीवाल से कभी नहीं मिला, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। फिर वो व्यक्ति कुछ दिन के बाद जेल में जाने के बाद कुछ दिन के बाद 60 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद लेता है, फिर 6 महीने बाद उसको बेल दे दिया जाता है और वो कहता है कि मैंने केजरीवाल से मिला और केजरीवाल ने हमसे इतना कमीशन मांगा। अब ये बताइए, क्या देश की जनता, देश की आम लोग जो गरीब लोग हैं, क्या वो इतने बेवकूफ हैं? लेकिन पाठक जी, ये सारे मामलों की जांच ईडी सीबीआई तो कर रही है ना। अरे साहब, ईडी सीबीआई ईडी क्या कर रही है? ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत
जो जिसमें आप निर्दोष साबित नहीं हो सकते। ईडी चार्जशीट आज तक साल भर हो गया है, चार्जशीट पूरक चार्जशीट लगा लगा के आप केस को खींच रहे हैं, चार्जशीट कहां दे पाई है ईडी? अभी तो जांच ही चल रही है। सकते हैं किसी अरे साल भर से क्या जांच चल रही है? साल भर में और गवाह तोड़ के कल को के कविता को ये गवाह बनाएंगे, सरकारी गवाह बना करके। आपको एविडेंस, फिजिकल एविडेंस कुछ नहीं मिला। किसी ने कह दिया कि वो फला 100 करोड़ मांगा, उसके ऊपर जो है कर दिए पैसे लिए 100 करोड़। ठीक है, इस पर हम प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। यासिर जी हमारे साथ बने हुए। यासिर जी, अरे भाई ये कोई तुक है? ठीक है पाठक जी हमारे साथ यासिर जी बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ठीक है यासिर जी, क्या पक्ष सुन लेते हैं जी, बताइए। असीम जी देखिए, मतलब हंसी आ रही है इस तरह की बातें जब आपका प्रवक्ता इतना हताश और निराश है और इस तरह की बात करेंगे। इनके 3 मंत्री जेल में हैं और इनके पास इतने बड़े कांग्रेस के नेता वकील हैं जो हिंदुस्तान के बहुत महंगे वकील माने जाते हैं, जो हर तरह के केस में तिकड़म लगा के अपने क्लाइंट्स को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें मुंह की खानी पड़ी जब वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले गए। फिर इन्हें ध्यान आया कि अरे ये तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मैं चला गया हूं, मुझे वापस आना चाहिए। ये लोग पूरी तरीके से फंस गए। आप पूरा का पूरा जो आबाकारी नीति थी शराब को लेकर और जिसमें घोटाला हुआ है, जिसमें उसमें एविडेंस है कैसे इन्होंने 5% से कमीशन को 12% कर दिया, किस तरीके से इन्होंने जो रेट रखा था 162 रुपए से वो रेट बढ़ते बढ़ते 560 रुपए तक पहुंचता है। ये पूरी हम लोगों के पास लिस्ट है और ईडी के पास एविडेंस है, ऐसे कोई गिरफ्तार नहीं होगा। और किंग पिन, मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल हैं इस केस में। अरविंद केजरीवाल को बहुत लंबे समय तक अभी जेल में रहना है क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने किया क्या है। उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। और मुझे हैरानी सबसे ज्यादा हो रही है इंडी गठबंधन के उन नेताओं के ऊपर जिनका विवेक मर चुका है, जो ये नहीं सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि आप जेल से कैसे सत्ता चलाएंगे। जेल से तो गैंग चलती है। और वो कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी आज साथ बैठ के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री की फाइल लेके घूमते थे, जिनको जेल भेजते थे, जिनके लिए सबसे भ्रष्टाचार 2011 के आंदोलन में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर किसी को अरविंद केजरीवाल ने बताया तो वो कांग्रेस की सोनिया गांधी को बताया। और कांग्रेस के अजय माकन ने जो बात कही है, आज रमनीत सिंह बिट्टू ने कोई बात कही है, उससे क्या सवाल करेंगे? ये जो गैंग चलाने वाले, ये जो गैंग चलाएंगे जेल से। यासिर जी आप हो गई आपकी बात। पाठक जी मैं आखिरी टिप्पणी, अच्छा तो आखिरी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा। वही अभी आपके सामने आएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, 1 मिनट अनंत जी, आखिरी टिप्पणी। ये सारा प्रकरण आप देख रहे हैं, क्या भविष्य लग रहा है आम आदमी पार्टी का और दिल्ली का, यहां पे इसका क्या भविष्य लग रहा है आपको, क्योंकि सीएम तो जेल में है, ईडी की हिरासत में है? देखिए, मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी को अगर आगे चलना है तो ये निश्चित रूप से तय है कि अरविंद केजरीवाल जी उसके सर्वोच्च नेता है। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आरोपों के दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें उनको अपनी पार्टी का एक नया नेतृत्व दिल्ली के लिए चुनना ही पड़ेगा। और जहां तक पार्टी की बात है तो अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, ये चौथी राष्ट्रीय पार्टी है देश की, लेकिन उनको दिल्ली में मुख्यमंत्री अपना सक्सेसर जरूर देना पड़ेगा। ये संवैधानिक मर्यादा भी है, नैतिकता भी है और मुझे लगता है कामकाज करने का एक तरीका भी है। चलिए तो जब तक अगर वो दे देंगे तो अच्छी बात होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं होगी, केंद्र सरकार को कोई ऐसा अप्रिय निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। आप याद करिए जयललिता के केस में भी ऐसा हुआ और अभी तत्काल हेमंत सोरेन के केस में भी यही हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जिद है केजरीवाल साहब की, या हो सकता है उनकी कोई राजनीति भी हो, क्योंकि वो राजनीति के मंजे हुए और माहिर खिलाड़ी हैं। तो वो सोच रहे हो कि शायद उनको बर्खास्त करने से उनको कोई सहानुभूति दिल्ली की जनता की मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है अभी, जितना मैंने देखा, राजनीति को समझा है कि ये कदम से उनको सहानुभूति शायद ही मिले। लेकिन अगर वो किसी को अपना सक्सेसर चुन देते हैं तो पार्टी सर्वाइव करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यासिर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विष्णु पाठक जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हैप्पी बर्थडे माय डियर।
अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री अनीता राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का इतना सामान है कि घृणा की राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का कहना है कि अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव आयोग और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेताओं का एक के बाद एक बयान यही बताता है कि न सिर्फ उनका विवेक मर गया है, बल्कि वो सनातन धर्म को ही कुचलना चाहते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का इतना सामान है कि घृणा की राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार के एक मंत्री अनीता राधाकृष्णन द्वारा पीएम मोदी पर की गई विवादित और अमर्यादित टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए इंडी गठबंधन से माफी की मांग की। इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना, यह आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। अनीता राधाकृष्णन ने सांसद कनिमोझी की मौजूदगी में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे। इस बीच तमिलनाडु की भाजपा इकाई ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक से की है। भाजपा ने राधाकृष्णन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई नीति और ना कोई इरादा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यूपीए गठबंधन का नाम बदल दिया है, लेकिन उनका असली चेहरा एक ही है। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है, जो मोदी जी को गाली के बाद गाली निकालते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के प्रति प्यार ही प्यार है। विपक्षी गठबंधन की नेता सुप्रिया सुले ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान के दायरे में रहकर काम करने वालों को भाजपा जेलों में ठूस रही है। The BJP makes allegations. If they join the BJP, then there are no cases. And if you stay in the opposition and fight within the parameters of the constitution, then you're put in jail.
गठबंधन अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही अपने नेताओं के विवादित बयान को लेकर भाजपा के निशाने पर है। गठबंधन के नेता एक के बाद एक सनातन तो कभी पीएम मोदी के खिलाफ गलत बयानी करते रहे हैं। भाजपा सवाल पूछ रही है कि मोहब्बत की दुकान से नफरत की जो सामग्री बेची जा रही है उसका मकसद समाज को बांटकर वोट हथियाना तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर बिहार से है, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जदयू ने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भले ही विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के पास हो, लेकिन बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी ही है। इस वक्त आरजेडी कांग्रेस को एक एक सीट के लिए तरसा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति और उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं और इनमें 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। टोटल 16, उसमें 2 महिलाएं हैं। टोटल यही है 11 पिछड़े वर्ग से, 1 महादलित, 12, 1 मुस्लिम जो हमारे प्रत्याशी हैं किशनगंज से, और 3 जो है मुंगेर, सीतामढ़ी और शिवहर, वहां से जो हमारे अपर कास्ट के प्रत्याशी हैं। एक तरफ एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, वहीं महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। राजद के फैसलों से कांग्रेस के साथ माले के भी नाराज होने की खबर है। औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस समर्थकों ने नाराजगी जताई है। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर भी अब टकराव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को इस सीट से राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। इसीलिए जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी उस कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। महागठबंधन में मनमुटाव पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के परिवार से टिकट बचेगा तभी तो वे अपने गठबंधन सहयोगियों को टिकट देंगे। लालू जी सब दिन से डिक्टेटर आदमी है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की कोई पूंजी नहीं, महागठबंधन में सहयोगी दल की कोई पूंजी नहीं, तो वो उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उनका अपना काम करने का तरीका है। लालू जी पहले परिवार से टिकट बच जाएगा तभी बेचारे किसी को देगा। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत बीजेपी 17 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर को 5 सीटें मिली हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी एक एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को गैस सिलेंडर चिन्ह आवंटित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो हुई बात बिहार की, जहां पे जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बाकी राज्यों में भी अब धीरे धीरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। हम बताएंगे आपको अगली खबर में, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी। एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। और लोकसभा चुनाव के समर की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की सूची भी धीरे धीरे जारी कर रही हैं और इसी कड़ी में बसपा ने भी रविवार को 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच भाजपा और एनडीए के कुनबे का भी विस्तार लगातार हो रहा है और इसी कड़ी में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए। कोई सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे रहा है तो कोई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने यूपी में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में रामपुर और पीलीभीत समेत कुल 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। उधर तमिलनाडु में एनडीए सहयोगी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी एएमएमके ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एनडीए गठबंधन में एएमएमके 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां टीवी दिनकरन थेनी जबकि सेंथिलनाथन त्रिची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उधर कर्नाटक में जेडीएस और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। जेडीएस राज्य की 28 में से 3 सीटों मांड्या, हासन और कोलार से चुनाव लड़ेगी। मांड्या से एचडी कुमारस्वामी के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पार्टी ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। Lately, 3 Lok Sabha constituencies have been announced yesterday. So we have got Hassan, Kolar and Mandya as expected. इस बीच भाजपा और एनडीए के कुनबे का विस्तार लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इसके अलावा तिरुपति के पूर्व सांसद वर प्रसाद राव ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है। उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा एक बार फिर चुनावी हिंसा में वृद्धि का आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक हिंसा की नई लहर चल पड़ी है। टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। सबसे ताजा मामले में कैनिंग पूर्वा विधानसभा में टीएमसी के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता हुसैन शेख को माना जा रहा है, जो स्थानीय विधायक का करीबी है। विवास मंडल और सुब्रत दास सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात होली की। देखिए, देश भर में होली की मस्ती छाई हुई है। होली के उमंग और उल्लास के रंगों में पूरा हिंदुस्तान भीग रहा है। जिस ओर नजर डालिए उस तरफ ही इस सतरंगी उत्सव की बहार छाई हुई है। होली का खुमार सब ओर छाया हुआ है। जोगिरा की धुन और रंगों के त्योहार की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या धाम में होली की निराली छटा देखने को मिल रही है। फूलों से रामलला का श्रृंगार किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग अयोध्या धाम आ रहे हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बार की होली बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाई जा रही है।
बहुत भव्य दिव्य से इस वर्ष की होली रामलला की मनाई जा रही है। जैसे अद्भुत उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम भक्तों की लीला है, उसी प्रकार से इस वर्ष की जो होली है वो अपने आप में अद्भुत हो। चुनावी साल है, लिहाजा होली के रंग में भी सियासत घुली नजर आ रही है। इस बार दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई एक खास पिचकारी की काफी मांग है। इस पिचकारी पर कमल के फूल के साथ ही बीजेपी लिखा हुआ है। कुछ पिचकारियों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी है, जिस पर लिखा है डबल इंजन की सरकार। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम के वृंदावन चंद्रोदय मंदिर द्वारा अडॉट कन्वेंशन सेंटर में फूलों के होली का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने भगवान के साथ फूलों की होली खेली। झारखंड के कोडरमा में होलिका दहन के दौरान प्रेम और भाईचारे के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। यहाँ गौशाला समिति ने एक अनूठी पहल की है। होलिका दहन में लकड़ी का कम से कम इस्तेमाल कर गाय के गोबर से तैयार उपले का ज्यादा प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। उधर भारत में सिंगापुर के दूतावास ने होली के अवसर पर एक्स पर पोस्ट किया है। बरसाना की होली के जश्न की तस्वीरें साझा करते हुए होली की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रंगों के पर्व होली पर लोगों को शुभकामना देते हुए भारत में जापान के दूतावास ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, रंगों में है प्यार की बोली, होली के रंग आपके लिए शांति और खुशियों से भरे हों। जापान के दूतावास ने अपने इस पोस्ट में बहुत ही खूबसूरत वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट इस वक्त नई दिल्ली स्थित बंगाली मार्केट से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ है माहौल होली को लेकर, होलिका दहन को लेकर? उर्मिलेश, जैसा कि हमने कहा कि पूरे देश में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के बीच में होली का जो ये जश्न है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की? जी असीम, बिल्कुल होली की तैयारियां बिल्कुल जोर शोर पे है। जैसे हमारे दर्शक भी जानते हैं कि होली जो है रंगों का त्योहार है, जो आपस में प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बनाए रखता है, सौहार्द बनाता है। ये कहा जा सकता है कि आज होलिका दहन है और जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि होलिका दहन का जो होलिका दहन करते हैं वो जो विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद होते हैं, उनकी जो है होलिका जो उनको अपनी गोद में बिठाती है और उस कारण जो है होलिका जो अग्नि में बैठ करके प्रहलाद को जलाने की बात होती है। लेकिन भगवान कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और होलिका का दहन होता है। ये भी कह सकते हैं कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है और हमारे अंदर भी कई सारी जो बुराइयां हैं, ये कह सकते हैं कि इस होलिका के जरिए हम अपने अंदर की तमाम बुराइयों को, सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको इस होलिका दहन में जो है के जरिए हम लोग जला सकते हैं। और दूसरी बात यह है असीम कि फाग का महीना शुरू है, कई जगहों पर जो है बैठक होली का जो है परंपरा है, तो बहुत लंबा जो है 1 महीने पहले से ही बैठक होली शुरू हो जाती है। लोग बसंत ऋतु के जो है ये खूबसूरत जो ऋतु होती है, इस ऋतु का भी आनंद लेते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल खिले होते हैं और इन फूलों के बीच में जो है होली का जो त्योहार है, रंगों का त्योहार, प्रेम का त्योहार, सौहार्द का त्योहार है, ये मनाया जाता है। और होली का जो दहन होती है ये अपने आप में एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। असीम, ठीक है, एक छोटी टिप्पणी और चाहूंगा उर्मिलेश। एक पत्रकार के नाते आप लगातार देश घूमते रहते हैं, तमाम चीजों को देखते रहते हैं, आपके लिए होली के क्या कुछ मायने हैं? जी बिल्कुल असीम, होली जो है एक प्रेम और सौहार्द के साथ साथ बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है होली का, जहां पर कि तमाम लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे के साथ जो है गुजिया हुआ या तमाम मिष्ठान हुआ उसको जो है एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और होली का जहां जो होली कहा जाता है कि एक दूसरे को जो है मन को मिलाती है, निश्चित तौर से ये देखा जाता है तमाम होली के त्योहार में। और पूरा देश ही नहीं, पूरा जो है लोग हैं, दुनिया भर में जो लोग हैं जो होली के जो है पावन जो पर्व है, इस पर्व को मनाते हैं, तो निश्चित तौर से जहां एक तरफ हम जो है आज एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो वहीं जो है रंगों से भी एक दूसरे को जो है रंग से भिगोते हैं। निश्चित तौर से अपने आप में एक बहुत अनुभूतिपूर्ण ये माहौल होता है और रंगों का प्रेम, सौहार्द और जो है कह सकते हैं एक तरफ से प्रेम और सौहार्द बनाए रखिए, बशर्ते हम लोग जो है ऐसे रंगों का उपयोग कर रहे हैं कि एक दूसरे को नुकसान न पहुंचे। और दूसरी तरफ जो है असीम ये है
कि हम लोग जो है होली को प्रेम की तरह मनाएं, एक दूसरे के दिल से दिल मिलाएं होली में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, और आप सभी को, हमारे दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लेह में सेना के जवानों के साथ होली मनाई और उन्होंने कहा कि आप देश की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करते हुए भी दुश्मनों से आप देश की रक्षा करते हैं। उन्होंने उनकी सराहना की। रक्षा मंत्री के साथ जो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, वो भी उनके साथ मौजूद थे। रंगों और खुशियों का त्योहार होली और देश के रक्षक और वीर जवानों के बीच होली की खुशियां और रंगों को बांटने लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने लेह में जवानों के माथे पर तिलक लगाकर होली का पर्व मनाया। उन्होंने सभी बहादुर सैनिकों को समस्त देशवासियों की तरफ से होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लेह में हॉल ऑफ फेम पर बलिदान देने वाले वीर बहादुरों को याद किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद थे। जवानों ने सीमा पर खूब गुलाल उड़ाया और मिठाइयां बांटी। भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी यह एक मूर्त प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस होली के मौके पर अपने परिवार वालों से मिलने आया हूं। आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है। वहीं जम्मू में भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी महिला विंग के साथ होली का त्योहार मनाया। स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों के साथ होली खेली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा। झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। और दिल्ली सरकार की कई नीतियां पहले से ही सवालों के घेरे में रही हैं। इस बीच दिल्ली में इमामों और मुअज्जिनों को वेतन और मानदेय देने के लिए सरकारी धन का उपयोग करने की दिल्ली सरकार की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इमाम और मुअज्जिन राज्य के कर्मचारी नहीं हैं, सभी धार्मिक संस्थाएं एक जैसी हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान में प्रावधान है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा और इसलिए एक धर्म के लोगों को वेतन या फिर मानदेय देकर एक धर्म के लोगों को वित्तीय मदद देने की दिल्ली सरकार की नीति संविधान के खिलाफ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। We have filed a PIL against GNCTD because they have been using consolidated fund of the state to pay a particular religion, imams and muezzins of Delhi Waqf Board and non-Waqf Board, and we have also seen a steep jump from 2 crores to 10 crores in the funds. So this pick and choose policy of Delhi government is creating a disharmony in the society, and that's why we have filed the case against PIL against GNCTD. The notice has been issued and the other opposite party has been asked to reply in the same matter within 4 weeks. दिल्ली सरकार दिल्ली में इमामों को वेतन दे रही है। किसी भी मंदिर के पुजारी को 1 रुपए नहीं देती दिल्ली की सरकार।
किसी जैन मंदिर के पुजारी को 1 रुपए नहीं देती, किसी सिख गुरुद्वारा में जो लोग काम करते हैं उनको 1 रुपए नहीं देती, हिंदू मंदिर के किसी पुजारी को 1 रुपए नहीं देती, लेकिन मौलवियों को वेतन दे रही है। इस संविधान की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। माननीय कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर खुलकर बातचीत की है। सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के हमेशा सकारात्मक संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों का ख्याल रखने के लिए हमेशा तत्परता दिखाई है। विदेश मंत्री ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि मॉस्को चीन की ओर बढ़ रहा है। That Russia is a country with which we have always had a positive relationship. Both India and Russia have taken that extra care to look after each other's interests. So I think we should have that confidence as we go forward. और अब चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं देश भर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को और फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में हुए आतंकी हमले को लेकर रूस के विदेश मंत्री से बात की। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी कल भाजपा में शामिल होंगे। बेल्लारी के रहने वाले जनार्दन रेड्डी कल अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में दवाओं के लिए कच्चे माल के निर्माण को नए सिरे से बढ़ावा देने का फैसला किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने PLI योजना के तहत एक तकनीकी समिति का गठन किया है। तमाम ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स को शामिल किए जाने से पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा डेट इन्वेस्टमेंट में तेजी आ रही है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी में FPI द्वारा ऋण इन्वेस्टमेंट 55,479 करोड़ रुपए हो गया है। 35 सोमालियाई समुद्री डाकुओं को मुंबई एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। समुद्री डाकुओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को 35 सोमाली लुटेरों को भारत लाकर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित किया जा रहा है। बेंगलुरु में थिंकर फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चिप निर्माण के क्षेत्र में नवाचार और इसके देश में ही बनने पर जोर रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको कि इस 5वीं सूची में जगह मिली है, स्थान दिया गया है, और कौन कौन से राज्यों से वो तमाम कैंडिडेट्स हैं जिनको कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त लगातार बने हुए हैं। राजेश, बीजेपी ने 5वीं सूची जारी कर दी है। बिल्कुल, मैं जो सूची देख पा रहा हूँ तो सूची में सबसे जो बड़ा नाम है वो बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय विकास मंत्री है, उनका नाम बार है। इसमें आंध्र प्रदेश के बाद बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका नाम शुमार किया गया है। देख पा रहा हूँ पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामपाल यादव, आरा से आरके से, बक्सर से मिथिलेश तिवारी। एक जो चौंकाने वाला नाम है कि जो अश्विनी कुमार चौबे जो केंद्रीय मंत्री थे, उनका टिकट कट गया है, और बक्सर से मिथिलेश तिवारी जो भारतीय वहां पर नेता रहे हैं, उनका नाम शुमार है। सासाराम जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है असीम, वहां से भी
छेदी पासवान का टिकट काटकर शिवेश राम नए चेहरे को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। बात की अगर बात करें तो उज्जैनपुर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, छपरा से जो सारंग है वहां से राजीव प्रताप रूडी को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दाव लगाया है। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव मैदान में होंगे और मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद जो कभी जो मुकेश सहनी की पार्टी से पिछली बार वो चुनाव मैदान में उतरे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से उम्मीदवार है, प्रदीप कुमार सिंह अररिया से, अशोक यादव जो हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं उनको मधुबनी से एक बार फिर, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिहार में 3 नए चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है। बक्सर से मित्र तिवारी, सासाराम से शिवेश राम और राजभूषण निषाद, मुजफ्फरपुर से ये चिकित्सक है राजभूषण निषाद, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। औरंगाबाद देख पा रहे हैं सुशील कुमार सिंह और सीपी ठाकुर के बेटे नवादा से चुनाव मैदान में उतरे हैं विवेक ठाकुर, जिनका नाम सूचीबद्ध है। बिहार की सूची पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई लगातार। क्या उम्मीद की जा रही थी कि बिहार में कुछ परिवर्तन सा दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 सांसदों का टिकट काटकर, हालांकि नवादा जो था वो सूरजवान सिंह के जो भाई थे वो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद थे, वो सीट बीजेपी के खाते में गई और वहां से विवेक ठाकुर जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उसी तरह दक्षिण गोवा से पल्लवी श्रीनिवास टेम्पो को चुनाव मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 111 लोगों की सूची है। और अभी कुरुक्षेत्र से जो नवीन जिंदल, जिन्होंने अभी तुरंत कांग्रेस से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, नवीन जिंदल का नाम कुरुक्षेत्र से शामिल है, चूंकि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और यह सीट जो थी वो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी थे। और नवीन जिंदल का नाम मैं देख पा रहा हूँ कि सूची में जो है वो रद्द किया गया है जी। और 111 लोगों की सूची है और इस सूची में हम देख रहे हैं कि कंगना रनौत मंडी से, हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो फिल्म अभिनेत्री है कंगना रनौत को मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं झारखंड में बात करें तो दुमका सुरक्षित क्षेत्र से सीता सोरेन जो शिबू सोरेन बहू है उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर हम कह सकते हैं। बिल्कुल मंडी से और सीता सोरेन झारखंड से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी। ठीक है, तो 5वीं सूची बीजेपी की आ गई है। कुल 111 प्रत्याशियों के इसमें नाम हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और जो सांसद जो कि बीजेपी के कोटे से बिहार से थे उनको रिपीट भी किया गया इस लिस्ट में, लेकिन अश्विनी चौबे, छेदी पासवान इनको टिकट नहीं दिया गया है। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव में मैदान में उतारा गया। तो इस तरह से 5वीं सूची में कुल 111 उम्मीदवारों की जो सूची है वो बीजेपी ने जारी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।